अब प्रमुख निरंकुश राज्य तंत्र और उनका विकास। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा ना पानी पी लूं तो प्यास लग रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्यास लगी है और मैं दूध पिए जा रहा हूँ, हद है। दूध मिल गया है तो दूध पीते हैं डेली ने, तो दूध मिल गया है तो पानी पीने की बजाय दूध पी रहा हूँ। बताइए, पानी का स्थान कोई ले सकता है? बहुत तेज प्यास लगी थी यार। अरे पाली पिलाले वाली कब आएगी, तब प्यास चलेगी। चलिए कृपया आप लोग साइलेंट रहे अब। तो सामंतवाद के पतन में व्यापार वाणिज्य की उन्नति, मध्यम वर्ग के उत्थान, धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय भावना के विकास, नवीन आविष्कारों के, राजा के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत आपने पीछे पढ़ा था, निरंकुश राज्य तंत्रों के विकास के साथ विकास के द्वार जो है वो खोल दिए थे। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि प्रथम निरंकुश राज्य तंत्र और उनका विकास कैसे संभव हुआ, तो आप कहेंगे ऐसे संभव हुआ कि सामंतवाद का पतन और व्यापार वाणिज्य में जो है वो उन्नति हुई, मध्यम वर्ग के लोगों का उत्थान हुआ, धर्म सुधार के आंदोलन हुए, राष्ट्रीय राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना की जागृति हुई, देश प्रेम बढ़ा, नए नए तरीके के आविष्कार हुए, एवं सबसे प्रमुख राजा के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के निरंकुश राज्य तंत्रों के विकास के द्वार खोल दिए। अब पश्चिमी यूरोप, पश्चिम के यूरोप के जो बहुत विशेष विशेष प्रमुख प्रमुख जो देश थे, जिसमें स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्कॉटलैंड, ये जो है क्या थे, प्रमुख थे। तो निरंकुश राज्य राष्ट्रीय राज्यतंत्र के विकास के मार्ग पर चल पड़े और आधुनिक युग के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राज्य तंत्रों का वर्णन हम इस प्रकार करेंगे। तो आपके सिलेबस में सिर्फ पूछा गया है क्या पूछा गया है, हाँ सिर्फ पूछा गया है स्पेन और इंग्लैंड। तो हम तीन चीजों को पढ़ेंगे, स्पेन भी पढ़ेंगे, इंग्लैंड भी पढ़ेंगे और फ्रांस को भी पढ़ेंगे, उसी का पार्ट है। तो इंग्लैंड में जब हम पढ़ेंगे तो हेनरी सेवेंथ का उसमें एक उदाहरण आता है, और इसी के साथ हेनरी के साथ ही गुलाब के फूलों का युद्ध जो 30 वर्षीय युद्ध है और हेनरी सप्तम के साथ जो है समाप्त होता है, जिसमें नवीन राज्य तंत्र की जो है वो व्यवस्थाएं बनती हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम ये भी देखेंगे कि मंत्रियों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति या कोर्ट ऑफ चैम्बर, मध्य वर्ग के पक्ष में रखना, बारूद का अधिकार, धनी बनने का प्रयास, कर में वृद्धि, क्षमा पत्रों एवं पदों की बेचना, राजा का व्यक्तिगत व्यवहार। स्कॉटलैंड और पुर्तगाल को हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि स्कॉटलैंड और पुर्तगाल आपकी केस में पूछा नहीं है। तो स्कॉटलैंड, पुर्तगाल और नीदरलैंड, ये तीन को छोड़ करके हम थोड़ा सा इटली के विषय में पढ़ेंगे, और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हंगरी को थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें बोहेमिया, हंगरी, पोलैंड और लिथुआनिया आता है। इसी को पढ़ते हुए इस अध्याय को हम खत्म करेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेन का उत्थान और फ्रांस का पतन। फिर उसमें आप चार्ल्स पंचम, चार्ल्स इन लोगों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्पेन से शुरू करते हैं। तो फिलिप पहाड़, फिलीज एक पहाड़ का नाम है, आप गूगल करेंगे पता भी चलेगा। तो फिलीज एक पहाड़ के दक्षिण में भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर और पुर्तगाल से घिरा जो एक पठाटी लिखा है भाइयों, पठारी इलाका, पठारी है, पठारी इलाका उपेन है। तो ये सब और सब जो है इस अस्मिता की हुई चौपट पीपीटी का अर्थ है। तो वो इलाका स्पेन है, उपेन नहीं है, स्पेन है। ये उसने बनाया है पीपीटी, नौकरी छोड़नी थी तो जैसे मन के वैसे बनाती गई। तो स्पेन कहाँ है? फिलीज पहाड़ के दक्षिण में भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर और पुर्तगाल से घिरा हुआ एक पठारी इलाका है, जिसे हम स्पेन के नाम से जानते। तो 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं तक चला। तो 15वीं शताब्दी में जो पूर्वी स्पेन है, यानी पूर्व स्पेन में जो राजनीतिक एकता थी वो नहीं,
राज्य तंत्र तो था, लेकिन जो राजनीतिक एकता थी, राज्यों की जो नीतियां होती हैं उनके अंतर्गत आने वाली जो राजनीतिक नीतियां थी, उनमें क्या थी, एकता नहीं थी। और वह कई क्षेत्रीय राज्यों में जो है वो विभाजित थी, छोटे छोटे राजा जो बने हुए थे। हाँ, 8वीं शताब्दी में उत्तरी अफ्रीका में रहने वाले मूर मुसलमानों ने, मूर मुसलमानों के विषय में पढ़ेंगे आप। मूर मुसलमान उनको कहा ही जाता था, मूर मुसलमान, उनकी जाति का नाम था मूर मुसलमान। तो इसमें बहुत कुछ पूछने वाली बात नहीं है। तो 8वीं शताब्दी में उत्तर अफ्रीका के, यानी कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में रहने वाले मूर मुसलमानों ने स्पेन पे अपना अधिकार कर लिया था। और वहां के निवासियों को, जो ईसाई थे, जो वहां के निवासी में जो ईसाई थे, और पहाड़ों में शरण लेने के लिए उन लोगों को विवश कर दिया था, मजबूर कर दिया था। किंतु कालांतर में, क्योंकि पीछे वर्ग के काल के अंतर में दीर्घकालीन एकीकरण के प्रयासों के पश्चात ईसाइयों ने 15वीं शताब्दी तक ग्रेनाडा, उस पहाड़ का नाम था, ग्रेनाडा को छोड़कर स्पेन के शेष भागों में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार 16वीं सदी के प्रारंभ में स्पेन में राष्ट्रीय राज्य तंत्र का उत्कर्ष जो है वो संभव हुआ। तो इसमें समझने के लिए बस इतनी है कि स्पेन कहां था। अरे भाई, फिलीज पहाड़ के दक्षिण में जो भूमध्य सागर है और अटलांटिक सागर और पुर्तगाल है, वो तीनों से घिरा हुआ एक पठारी इलाका था जिसे हम स्पेन के नाम से जानते हैं। तो 15वीं शताब्दी में स्पेन के पूर्वी भाग में, यानी पूर्वी स्पेन में राजनीतिक एकताएं जो है वो नहीं थी, राजनेताओं के अंदर जो एकता नहीं थी, और वह कई क्षेत्रों में राज्यों में विभाजित था। तो कहने का तात्पर्य यहां ये हो गया कि एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ करके समझाता हूं। वाह अरे पाठक, तुम्हारी क्या काबिलियत है। कि 15वीं शताब्दी में पूर्वी स्पेन में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो राजनीतिक एकता नहीं थी का मतलब क्या हुआ, एक को बार क्वेश्चन भी आप लोग नहीं करते और पूछ लो तो भी बता भी नहीं पाओगे। राजनीतिक एकता नहीं थी का कहने का तात्पर्य हुआ कि जो राजा थे छोटे छोटे, उन सब में आपस में एकता नहीं थी। इसीलिए क्या था, राज्य जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था, छोटे छोटे राजा, अलग अलग राजा थे। और 18वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका में रहने वाले, और यही कारण था क्योंकि सब एक में नहीं थे, अलग अलग अपना राज्य लेके गायब थे, तो राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। इसका फायदा मूर मुसलमानों ने लिया। और उत्तरी अफ्रीका में रहने वाले जो मूर मुसलमानों ने, इन्होंने स्पेन के ऊपर जो अपना अधिकार कर लिया, यानी उस पर अपना कब्जा कर लिया। और वहां के निवासियों को, वहां कहां के, स्पेन के निवासी जो ईसाई धर्म के थे, उन्हें पहाड़ों में ढकेल फेंका कि जाओ तुम पहाड़ों के बीच में रहो, और पहाड़ों में रहने के लिए उन्हें विवश कर दिया। किंतु कालांतर में, क्योंकि काल के अंतर में दीर्घकालीन में अगर आप जाकर के देखेंगे तो एकीकरण के प्रयासों के पश्चात, फिर काल के अंतर में पुराने समय में लोगों ने क्या किया, अपने आप को जो है वो एकत्र किया, और एकत्र करने के बाद अपनी एकता को बढ़ाई, और ग्रेनाडा को छोड़ करके लोग स्पेन के अन्य अन्य भागों में अपना धीरे धीरे अधिकार जो है वो स्थापित कर लिए। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्पेन में राष्ट्रीय राज्य तंत्र का जो एक नया युग का जो है वो संभव हुआ, उत्कर्ष संभव हुआ। तो 15वीं देखिए लिखी है, अरे वाह रे। तो 15वीं शताब्दी के अंत तक स्पेन मुख्यालय दो प्रमुख राज्यों में विभक्त था। तो स्पेन को समझना है ना, तो हम ये तो समझे कि स्पेन कहां है, स्पेन कैसे बना, फिर स्पेन को यह भी समझना है कि पहले स्पेन की क्या स्थिति थी। तो 15वीं शताब्दी के अंत तक स्पेन मुख्यतः दो राज्यों में जो है वो विभक्त था, यानी अलग अलग था। तो पहले राज्य का नाम था अरागान एवं द्वितीय का नाम था कैस्टिल। पहले का नाम क्या था, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। पहले राज्य का नाम था अरागान। जैसे आप लोगों ने यूरोप के दो भागों में पढ़ा था ना, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, यूरोप, तो उसी तरीके से जिसकी राजधानी रोम थी और उसकी राजधानी जो, तो इसी प्रकार से ये भी है। तो स्पेन दो भागों में था, एक का नाम था, प्रथम भाग का नाम था अरागान और द्वितीय भाग का नाम था कैस्टिल। तो अब
समय थोड़ा सा बदलता है और चीजें धीरे धीरे जो है वो बदलती हैं। तो होता क्या है, कहाँ गया यार। तो 1479 में एक राजकुमारी थी जिनका नाम था फर्डिनेंड। तो 1479 यानी 1479 में अरागान राज्य के राजकुमार, अरागान राज्य के राजकुमार फर्डिनेंड के साथ कैस्टिल की राजकुमारी इसाबेल, तो कैस्टिल की राजधानी इसाबेल का जो है वो विवाह हो गया। और इस विवाह के फलस्वरूप क्या हो गया, आरागान और कैस्टिल राज्य मिल करके जो है वो एक हो गए और तभी से इस राज्य का नाम पड़ गया स्पेन, राज्य का एकीकरण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेन का क्या इतिहास रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्यार मोहब्बत वाला चक्कर है भैया। असगान के राजा फर्डिनेंड ने कैस्टिल की राजकुमारी इसाबेल से शादी कर ली, जबकि कैस्टिल तो थी, वो कैस्टिल की राजधानी इसाबेल थी। और आरागान की राजधानी कौन थी, आरागान का राजा कौन थे, फर्डिनेंड। तो अगर एक आरागान शादी कर लेता है कैस्टिल के साथ, तो क्या होगा, पति पत्नी का जोड़ा बन गया, तो एक हो गए, क्योंकि पति पत्नी एक होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ है कि असगान राज्य को राजकुमार फर्डिनेंड ने और कैस्टिल की राजकुमारी इसाबेल का विवाह हो गया। और विवाह होने से जब पति पत्नी जब दोनों देश के एक हो गए, तो क्या होगा, दोनों राज्य एक हो गए, उनकी शक्ति भी बढ़ गई, ताकत भी बढ़ गई, और एक नया शब्द निकल करके आया, स्पेन। ठीक है, पढ़ा दे रहे। फर्निंड, अरे यार कहाँ चला गया। प्रमुख निरंकुश राज्यतंत्र और उनका विकास। तो सामंतवाद का जब पतन हुआ, व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। इसका मतलब है, जब आपको नहीं समझ में आया, ये पूरा पूरा ये इस बात को जो है प्रदर्शित कर रहा है कि आपने जो पीछे पढ़ाया गया हिस्ट्री, आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, नहीं तो ये बड़े आसानी से आप लोगों को समझ में आता, बहुत सिंपल है। तो सामंतवाद का जब पतन हुआ और व्यापारिक जो है वाणिज्य यानी कि आय, इनकम का स्रोत, जब उसकी उन्नति हुई, तो मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लोगों का जो है वो क्या हो गया, उत्थान हो गया। धर्म सुधार यानी धर्म के प्रति आंदोलन हुआ। धर्म सुधार में क्या थी, पहले दिक्कतें थी। धर्म सुधार क्या था, धर्म सुधार लोग ये मानते थे कि धर्म सुधार मतलब ये हो गया कि जो जो पोप कहते थे उसी को धर्म सुधार धर्म मानते थे। तो लोगों ने उसमें भी बदलाव किया, नए नए चर्च का निर्माण किया और धर्म सुधार हुआ। तो राष्ट्रीय भावना के प्रति विकास हुआ। जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, तो छोटे छोटे राजाओं को जो है मिला करके एक एक राज्य बनाए लगते थे, जो मिलते थे ठीक है, नहीं तो बाकी को मार दिया जाता था। तो क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। नए नए प्रकार के आविष्कार हुए, जिसमें गैलीलियो का आपने नाम सुना था, ब्रूनो का आपने नाम सुना था, जिसको जिंदा जला दिया गया था। किस लिए, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर चलाती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसी बात पर टिप्पणी करने पर उसने जो है पेट्रार्क की बातों को नहीं माना था, जिसकी वजह से उसको जो है जिंदा जला दिया गया था इटली में। तो सब क्या था, नवीन आविष्कारों का जो उदय हो रहा था। राजा देवी की उत्पत्ति के सिद्धांत को आपने पीछे में पढ़ा हुआ है। तो निरंकुश, इन सब कारणों की वजह से क्या हो गया, जो निरंकुश राजा तंत्रों के जो है विकास के द्वार जो है वो खोल दिए। तो इसमें हुआ क्या, अब पश्चिमी यूरोप में प्रमुख देश जो हुए वो स्पेन हुए, फ्रांस हुए, इंग्लैंड हुए, पुर्तगाल हुए, स्कॉटलैंड थे। तो अब हम इसी में से एक पार्ट स्पेन के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो स्पेन क्या था, कुछ नहीं था। स्पेन एक फिलीज पहाड़ था। फिलीज पहाड़ के दक्षिण में भूमध्य सागर था। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर और पुर्तगाल से घिरा हुआ एक इलाका था, जिसका नाम था स्पेन। तो 15वीं शताब्दी में पूर्वी स्पेन में राजनीतिक एकता नहीं थी। राजनीतिक एकता नहीं इसलिए थी क्योंकि राजाओं में एकता नहीं थी। छोटे छोटे राजा थे, अलग अलग राजा थे, इसलिए उनमें एकता नहीं थी। इसका फायदा किसने उठाया, मूर मुसलमानों ने उठाया। और मूर मुसलमान कहाँ के रहने वाले थे, उत्तरी अफ्रीका के रहने वाले थे।
ये किसका फोन आ रहा है यार? तो मूर मुसलमानों ने जो है इसका फायदा उठाया और क्या किया, स्पेन पे जो है अधिकार कर लिया। वहां के निवासियों को, जो ईसाई थे, जो पहाड़ों में शरण लेने के लिए विवश कर दिया उन्हें। और किंतु कालांतर में दीर्घकालीन एकीकरण के प्रयासों के पश्चात ईसाइयों ने 15वीं शताब्दी तथा ग्रेनाडा को छोड़कर स्पेन के शेष भागों में अपना जो है वो अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्पेन और राष्ट्रीय राज्य तंत्र का उत्कर्ष संभव हुआ। इसको खींच लीजिए, पीपीटी कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन 15वीं शताब्दी का जब अंत हुआ तो स्पेन के जो 15वीं शताब्दी जब खत्म हो रही थी, उस समय तक स्पेन जो है दो भागों में विभाजित था। एक भाग था प्रथम, जिसका नाम था अरागान, और द्वितीय भाग था जिसका नाम था कैस्टिल। तो 1479 में अरागान राज्य के राजकुमार फर्डिनेंड और कैस्टिल जो राजकुमारी जो राजकुमारी का नाम था इसाबेल, इन दोनों का जो विवाह हो गया और इस विवाह के कारण ये दोनों देश एक हो गए और इन्हीं का नाम आगे चल करके पड़ा स्पेन। अब ठीक है ना, अब चलें। अर्चना ठीक है, चलें। यस सर। तो स्पेन 15वीं शताब्दी के अंत तक मुख्यतः दो भागों में विभक्त था, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा। एक का नाम था अरागान और दूसरे का नाम था कैस्टिन। 1479 में अरागान के युवक फर्डिनेंड और कैस्टिन की उत्तराधिकारी राजकुमारी इसाबेल के साथ मध्य विवाह हो गया और इस विवाह के फलस्वरूप क्या हुआ, अरागान एवं कैस्टिल राज्य मिलकर एक हो गए, जिससे स्पेन का राजनीतिक जो है वो एकीकरण हुआ। वहां के राजा और यहाँ के राजा एक हो गए, पति पत्नियां। क्यों ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये कैस्टिल की जो उत्तराधिकारी थी वो राजा के बाद की उत्तराधिकारी थी, यानी राजा के बाद उन्हीं को अधिकार वहां के राजा का मिलता, राजकुमारी का मिलता। तो इसाबेल थी, यही है, दोनों लोगों का फोटो लगा हुआ है नीचे। तो इसाबेल जो है वो क्या हो गई, उनकी शादी हो गई किसके साथ, जो कि अरागान के युवराज थे, यानी कि अरागान के राजा के पुत्र थे। तो वहां के राजा की पुत्री और यहाँ के राजा के पुत्र की दोनों के बीच जब विवाह हो गया, तो आपको पता ही है, जब यहाँ का होने वाला भविष्य का राजा फर्डिनेंड था और वहां की होने वाली राजकुमारी जो है इसाबेल थी, अब ये जो दोनों का विवाह हो गया तो जाहिर सी बात है कि कोई दिक्कत है नहीं। तो दोनों जो है एक हो गए, दोनों की राजनीति चीजें एक हो गई, दोनों देश ही एक हो गए। तो हुआ क्या है, इसी के साथ स्पेन को पूर्ण धार्मिक नहीं, इतना ही नहीं हुआ, इसी के साथ जब ये दोनों एक हो गए तो अब एक बात बताइए, हमारा घर और आपका घर दोनों एक में मिल जाए और दोनों अपनी इनकम एक घर में लगाने लगे तो इनकम की वजह से चीज बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, मजबूती बढ़ जाएगी। तो जब ये दोनों देश एक हो गए तो क्या हो गया, इनका एकीकरण हो गया और ग्रेनेडा ही एक राज्य था जो मूटों के या सॉरी मूरों के जो है वो अधीन था, यानी मूरो मुसलमान जो थे जिन्होंने उस पे वो करके रखा था, उसमें सिर्फ ग्रेनाडा ही रह गया था जिसमें उनका अधिकार था। अंततः 1492 ईस्वी में फर्डिनेंड व इसाबेल की संयुक्त सेनाओं ने मूरों को जो है वो, मुसलमानों को जो है परास्त कर दिया और ग्रेनेडा पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसी के साथ स्पेन को पूर्ण धार्मिक और राष्ट्रीय एकता प्राप्त हो गई। अभी तक एक नहीं हुआ था, लेकिन ये दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने मिलकर के क्या किया, ग्रेनाडा के ऊपर हमला कर दिया जहां ये मूर मुसलमानों ने कब्जा करके रखा था, और फिर मूर मुसलमानों को वहां से भगा करके 1492 ईस्वी में दोनों सेनाओं ने लड़ाई कर दिया और उसको भगा दिया, और फिर उसके बाद स्पेन को पूर्ण धार्मिक एवं राष्ट्रीय एकता जो है वो प्राप्त हो गई। अब स्पेन एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनकर रह गया। कि उल्लेखनीय है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में तुर्कों के बढ़ते प्रभाव से आक्रांत ईसाई जगत में, जहां पूर्व में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता था जा रहा था और साम्राज्य की राजधानी की विवेचना सुरक्षित नहीं थी, वहीं पश्चिम
वहीं पश्चिम में स्पेन के सैनिकों ने मुसलमानों के प्रभावों को अंत कर दिया और ईसाई प्रभाव की जो है वो स्थापना की। तो हुआ क्या कि सैनिकों ने मुसलमानों को क्या किया, वहां से भगा दिया, और भगाने के बाद फिर से क्या हुआ, चूंकि स्पेन एक ईसाई धर्म का क्षेत्र था, तो फिर दोबारा से वहां ईसाई धर्म ने जो है अपनी स्थापना कर ली। कहां? स्पेन। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये फर्डिनेंड और इसाबेल। तो फर्डिनेंड और इसाबेल की जोड़ी ने स्पेन में निरंकुश राज्य तंत्र की जो है वो स्थापना की। राज्य के समस्त राजनीतिक अधिकारों को केंद्रित करने तथा समस्त राज्य के धार्मिक एकता स्थापित करने की नीतियां बनाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अच्छे काम किए। इन्होंने क्या किया कि राज्य के जितने भी राजा थे उन राजाओं को जो उनके जो अधिकार होते थे, अधिकारों को केंद्रित करने का तथा समस्त राजा के जो धार्मिक एकताएं थी उनको स्थापित करने के लिए एक नीतियां बनाई। और उन्होंने राजपद की गौरव वृद्धि के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना की। उन्होंने क्या किया कि राजपद, राज्य का एक पद मिले, एक गौरव मिले, उसमें लोगों की वृद्धि हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तो शक्तिशाली और केंद्र स्तरीय, यानी केंद्र का, पूरे देश का एक शासन हो, ऐसा उन्होंने एक केंद्र का शासन स्थापित कर दिया, यानी कि एक नियम बना दिया, प्रणाली बना दिया, शासन बना दिए। बल्कि उन्होंने जो स्वतंत्र नगरों की सत्ता को समाप्त कर दिया। जो स्वतंत्र नगर थी, उस नगर पे जो छोटे छोटे राजा होते थे, उन नगरों की जो सत्ताएं थी, सत्ता मतलब समझ रहे हैं, अधिकार जो थे, उनको समाप्त कर दिया। और उदंड स्वतंत्र सामंतों को दबाकर राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित की। उन्होंने क्या किया, जो उदंड प्रकार के सामंत थे, सामंत आप सुनी समझे होंगे, तो उदंड प्रकार के जो स्वतंत्र सामंतों को क्या किया, उन्हें या तो दबाकर मतलब उन्हें झुका दिया गया, दबा दिया गया या मार दिया गया, जो भी कह लीजिए, झुका करके शांति एवं सुव्यवस्था को स्थापित किया गया। बल्कि इतना ही नहीं, फर्डिनेंड ने व्यापार, वाणिज्य और राजकीय संरक्षण में ले लिया और लुटेरों का दमन कर व्यापार, वाणिज्य तथा आवागमन के साधनों में जो है वो वृद्धि की। शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण किया और जिससे उपनिवेशों की स्थापना हुई। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं कि फर्डिनेंड ने व्यापार वाणिज्य को राजकीय संरक्षण में लिया। एक राज्य का जो संरक्षण होता है उसके अंदर उन्होंने ले लिया। व्यापार की वाणिज्य मतलब आर्थिक से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उसको राजकीय संरक्षण में। और क्या किया, जो लुटेरे थे, लुटेरों को दमन का, व्यापार वाणिज्य का आवागमन के साधनों में जो है वो वृद्धि कर दी। उस समय क्या होता था, उसमें लुटेरे होते थे, समुद्री लुटेरे। तो समुद्री लुटेरों को क्या किया, व्यापार वाणिज्य तथा आवागमन साधनों में उनकी वृद्धि कर दी, उनको आने जाने के लिए साधनों में उनकी वृद्धि की। और क्या किया, उनके व्यापार में जो वाणिज्य है माने आर्थिक मदद वो भी मुहैया की, और बड़े बड़े शक्तिशाली जहाजी बेड़ों का निर्माण कराया, जिससे क्या हुआ, लुटेरे अपने देश से दूसरे देश को जाते थे, उपनिवेशों की स्थापना की। तो दूसरे देशों से जाते थे और दूसरे देशों से जाकर के व्यापार करते थे, लूटते थे। एक खुद देखिए, कम नहीं थे ये सब। तो जहाजी बेड़े का लुटेरा शब्द आया है तो वहीं से आया है। तो उपनिवेश मतलब अपना निवेश किसी दूसरे देश पर जा करके कर देना, वहां से इनकम लेकर के आना, उसे उपनिवेश कहते हैं। वैसे हिस्ट्री की क्लास ऐसी है ना कि आधे आप लोग सो जाते होंगे, मुझे पता है, लेकिन क्या करें भाई, मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो फर्डिनेंड एवं इसाबेल ने राष्ट्रीय एकता के लिए एक धार्मिक एकता को जो है वो महत्व दिया। उन्होंने कैथोलिक चर्च मतलब आप पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था पीछे। तो कैथोलिक चर्च के प्रति निष्ठा प्रकट की, जिससे प्रश्न होकर पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ, आप लोगों ने पोप अलेक्जेंडर को भी पढ़ा था पीछे। तो पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ ने उन्हें कैथोलिक सम्राट की उपाधि दे दी। क्या की, जो कैथोलिक चर्च के प्रति निष्ठा प्राप्त की, और जिससे प्रसन्न होकर के जो पोप अलेक्जेंडर एक अच्छा आदमी था, खस्ट यानी छठा, पोप अलेक्जेंडर ने क्या की, कैथोलिक सम्राट की उपाधि जो है वो प्रदान कर दी। तो एक सवाल यहां आता है
कि फर्डिनेंड एवं इसाबेल के राष्ट्रीय एकता के लिए धार्मिक एकता के महत्व को समझाते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उनकी उपाधि के साथ उनको स्पष्ट कीजिए कि उपाधि उनको किसके द्वारा दी गई। या केवल ये पूछ सकता है कि फर्डिनेंड एवं इसाबेल को कैथोलिक सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई। या ये पूछ सकता है कि पोप अलेक्जेंडर के द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई। कई प्रश्न यहां से बनते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कैथोलिक सम्राट की उपाधि दी गई थी किसे, फर्डिनेंड और इसाबेल को। कौन दिया था, अलेक्जेंडर 6 के द्वारा जो है दी गई थी। वह क्या हुआ था, क्यों दिया गया था, क्योंकि कैथोलिक चर्च के प्रति निष्ठा प्रकट की थी, जिससे वो प्रसन्न होकर के वो दे दिया था। क्यों, क्योंकि अलेक्जेंडर जो था वो क्या था, एक पोप था, और पोप होने की वजह से वो चर्च में रहता था। जब चर्च की जो है, इस दोनों राजाओं ने चर्च की प्रसन्नता की, तो वो खुश होकर के कैथोलिक सम्राट की उपाधि उसे प्रदान कर दी। किसको, फर्डिनेंड और इसाबेल ने। और पोप ने स्वीकार कर लिया कि स्पेन में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति स्पेन के राजा के हाथों से होगी। और जो पोप था उसने क्या किया, उसने यह भी कर दिया कि जो स्पेन के जो चर्च थे, चर्च के जो अधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति भी जो है वो स्पेन के राजा के ही हाथों जो है वो होगी। धार्मिक एकता को स्थापित करने के लिए एग्जीबिशन या धार्मिक न्यायालयों की जो है वो स्थापना की गई। तो धार्मिक एकता, धर्म के प्रति लोगों की एकता जागृत हो, इसका बढ़ावा हो, इसके लिए क्या किया, एग्जीबिशन कराया गया। एग्जीबिशन मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनियां कराई गई। और क्या हुआ, जो धर्म के न्यायालय जो है वो स्थापित कर किए गए, जो क्या करते थे, जो धर्म विरोधियों को दंड देते थे, जो धर्म के प्रति जो विरोध करता था उसे दंड देते थे। और इसके माध्यम से अनेक विरोधियों को मृत्यु दंड भी दिया गया। और क्या हुआ, मुसलमानों को और यहूदी धर्म के जो प्रवर्तक थे, मुसलमानों को और यहूदियों को स्पेन से जो है वो निकाल दिया गया। ठीक, बढ़े आगे। फोटो खींच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। अगर नहीं समझ में आए एक बार में तो कहानी है, पढ़ेंगे तो खुद आ जाएगा। यूरोप ने यूरोपीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाने के लिए अपना ध्यान वैदेशिक तथा औपनिवेशिक विस्तार की ओर से आकृष्ट किया। कैसे, 1492 ईस्वी में कोलंबस की खोज ने नई दुनिया अमेरिका में बृहत्तर स्पेनिश साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया। हुआ क्या, स्पेन की यूरोपीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाने के लिए अपना ध्यान वैदेशिक तथा औपनिवेशिक विस्तार की ओर आकृष्ट किया। किसने, स्पेन ने। स्पेन ने यूरोपीय राजनीति यानी यूरोप के देशों के साथ अपनी राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को जो है बनाया। और क्या किया, वैदेशिक तथा औपनिवेशिक। औपनिवेशिक मतलब क्या हो गया, औपनिवेशिक मतलब औपनिवेशिक, औपनिवेशिक ऐसे समझ लीजिए, हमारे टीचर कहते थे। तो औरों पे जो निवेश की स्थितियां होती हैं, और देशों के ऊपर जो निवेश की स्थिति है उसे औपनिवेशिक भी कहते हैं। तो औपनिवेशिक विस्तार की ओर उन्होंने जो है वो आकृष्ट किया। कैसे, 1492 ईस्वी में जब कोलंबस ने एक नई दुनिया अमेरिका की जब उसने खोज की, तो बृहत्तर स्पेनिश साम्राज्य स्थापित करने का मांग प्रशस्त हो गया। तो स्पेन ने सोचा कि अब तो हम अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ा सकते हैं। यहीं से इसके जो है बुरे दिन शुरू होते हैं। किसके, इसी सोच के साथ स्पेन के। आगे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा जब इसका पतन होगा। अभी तो आप विवाह हुआ हो रहा है, शादी वादी हो रहा है, अभी धीरे धीरे मरेंगे सब साले। तो तो शीघ्र ही अमेरिका के अधिकांश भाग पर स्पेन का प्रभुत्व स्थापित हो गया। आपने ये सिर्फ सुना था कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब आप ये देखिए, कोलंबस ने जैसे ही अमेरिका की खोज की, तो स्पेन के जो राजा थे फर्डिनेंड और इसाबेल, उन्होंने क्या किया, वो समझ गए कि अब हमारा क्षेत्र बढ़ाने का समय आ गया है। और शीघ्र उन्होंने क्या किया, अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों पे अपना जो है वो अधिकार स्थापित कर दिया, प्रभुत्व स्थापित कर, प्रभाव स्थापित कर दिया, अधिकार नहीं सॉरी,
प्रभाव स्थापित कर दिया। कैसे? व्यापारिक तरीके से। इन प्रदेशों में चांदी की बहुत ज्यादा बहुलता थी, सोने चांदी की बहुत ज्यादा अधिकता थी। तो अमेरिका के रूप में स्पेन का एक ऐसा कल्पवृक्ष मिल गया जिसने आधुनिक काल के प्रारंभ में स्पेन को यूरोप के सबसे शक्तिशाली एवं उन्नतशील देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। समझे आप लोग? कहने का तात्पर्य यहां हुआ कि जब उसे पता चला कि अमेरिका में सोने चांदी की बहुलता है, सोने चांदी की अधिकता है, तो काल के प्रारंभ में स्पेन को यूरोप के सबसे शक्तिशाली एवं उन्नतशील देशों की श्रेणी में कर दिया गया, क्योंकि उसने व्यापार के साथ साथ क्या किया? लूटपाट भी की। तो स्पेन को ऐसे समझाया गया है आपको, स्पेन ही इंग्लैंड ये सब एक ही थे, ये लोगों का काम ही यही होता था। इंग्लैंड का साला दूसरे के देश पे जाकर के भाई भारत में भी तो लोग थे, तो लूटपाट करके लेके आना। तो कल्प वृक्ष मिल गया, वो कह नहीं रहा कि अमेरिका के रूप में स्पेन को एक ऐसा कल्प वृक्ष मिल गया जिसने आधुनिक काल के आरंभ में यूरोप को सबसे शक्तिशाली उन्नत श्रेणी का जो है वो खड़ा कर दिया। बल्कि फर्डिनेंड ने पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड से स्पेन के संबंधों को मधुर बनाने के लिए अपनी द्वितीय पुत्री मेटिया का विवाह पुर्तगाल के शासक से कर दिया। देखिए, लूटा पाटा तो सही, क्योंकि वो समझ गया कि अमेरिका में मुझे एक कल्प वृक्ष मिल गया है जो सोने चांदी को उगल रहा है, तो मैं जितना लूट सकूं उतना लूट लूं। उसने लूटा भी खूब, लेकिन उसकी लूट यहीं तक नहीं रुकी। अपने लूट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और देशों से संबंध अच्छा स्थापित करने के लिए उसने क्या किया? अपनी पुत्री, लड़की भी हो गई थी, अपनी द्वितीय पुत्री जो दूसरे नंबर की पुत्री थी जिसका नाम था मेटिया, तो मेटिया का जो शादी है उसने पुर्तगाल के शासक से कर दी। और इतना ही पे नहीं रुका, अपनी ज्येष्ठ पुत्री जोआना का विवाह ऑस्ट्रिया के राजा यूरोप फिलिप प्रथम के साथ कर दी। तो फिलिप का 30 वर्षीय का युद्ध आगे चल करके आप पढ़ेंगे, तब आप उसकी बेटी के विषय में पढ़ेंगे। किसके? अभी आज जो पढ़ रहे हैं आप फर्डिनेंड के विषय में। तो फर्डिनेंड के बाद जो है आप ये जो इसाबेल हैं, इनकी तृतीय पुत्री जो ज्येष्ठ पुत्री जोआना का विवाह ऑस्ट्रेलिया के युवराज फिलिप प्रथम से की। सॉरी, मैं तृतीय बोल दिया था। ज्येष्ठ बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली पुत्री। द्वितीय नंबर की पुत्री का विवाह पुर्तगाल के शासक से हुआ। पहले नंबर यानी फर्स्ट नंबर की जो पुत्री थी जोआना, उसका शादी जो है ऑस्ट्रिया के युवराज फिलिप प्रथम के साथ हुआ। और अपनी कनिष्ठ पुत्री कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के युवराज आर्थर से, और आर्थर की मृत्यु के बाद हेनरी अष्टम से किया। यानी जब उसने अपने बेटी की शादी युवराज के आर्थर से की, तो आर्थर की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। फिर उसने अपनी बेटी की शादी हेनरी अष्टम से कर दी, यानी हेनरी 8वें से कर दी। तो हेनरी के खानदान के विषय में भी आप आगे चल करके जो है वो पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया है। तो हेनरी अष्टम से जब उसका विवाह कर दिया, तो इन विवादों से स्पेन के प्रभाव में अभूतपूर्व जो है वो वृद्धि हो गई। तो ऐसा ही नहीं रहा, ये शादी से बड़ा जो है वो हेनरी अष्टम के साथ विवाह में बड़ा विवाद पैदा हो गया और विवाद में बड़ी वृद्धि हो गई। इस प्रकार जनसंख्या तथा घरेलू संसाधनों के क्षेत्र में फ्रांस के बंटवार ना होते हुए भी स्पेन ने अपना प्रभाव बनाए रखा। और स्पेन के एकीकरण के लिए अंतिम कदम 1512 में उठाया गया, जब स्पेन ने फ्रांस को परास्त कर नावारे पर अधिकार कर लिया। तो देखिए, फ्रांस को हल्के में मत समझिए, फ्रांस ने बहुत जबरदस्त वो काम किए थे। इतने देखिए, उसने क्या किया, एक बेटी का शादी जो पुर्तगाल क्या नाम है राजा से, मतलब उस बेटे से कर दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपनी दूसरी बेटी की शादी ऑस्ट्रिया के साथ कर दिया, ताकि क्या हो, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड के साथ इसके संबंध अच्छे हो जाएं। अपनी बेटियों को भी दांव पर लगा दिया। नहीं रहा गया, बेटी की जब दामाद की मृत्यु हो गई, तो उसने उठा करके हेनरी 8वें के साथ जो अपने बच्चों का शादी जो है वो कर दिया। हाँ, लेकिन ये है कि इन विवाहों से स्पेन के प्रभाव में अभूतपूर्व जो है वृद्धि हो गई। कुछ लोग खुशी हुए, कुछ लोग नाराज हुए, ठीक है, लेकिन इन विवाहों से क्या हुआ, जो स्पेन का प्रभाव है उसमें जबरदस्त वृद्धि हो गई। क्योंकि
सभी देशों से नाते रिश्तेदारी का संबंध हो गया। तो रिश्ते मजबूत होते हैं तो संबंधों में मधुरता आती है और मजबूती भी आती है, आप लोग जानते होंगे। तो अगर ऐसा स्थितियां बनती हैं तो क्या हो गया कि लोगों के उनके जो संबंध जो है अच्छे हो गए, मजबूत हो गए। और इस प्रकार क्या हुआ, घरेलू संसाधनों के क्षेत्र में फ्रांस के बराबर ना होते हुए भी स्पेन ने अपना प्रभाव बनाए रखा। वह फ्रांस के बराबर नहीं था, कौन, स्पेन। और फ्रांस के बराबर नहीं होने के बावजूद भी न वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बराबर था, ना ही घरेलू संसाधनों के दृष्टिकोण से बराबर था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक स्पेन के एकीकरण में एक 1512 में कदम उठाया, जब स्पेन ने फ्रांस को भी पटास्त कर दिया और नवारे पर अपना अधिकार, फ्रांस की एक एरिया था जिसका नाम था नवारे, नवारे पर उसने अधिकार कर दिया। इन्हें फ्रांस जो इतना समृद्ध और शक्तिशाली देश था, उसने उसको भी नहीं छोड़ा और उस पर भी जो अपना अधिकार जो है वो कर लिया। इस प्रकार इसाबेल और फर्डिनेंड ने संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्पेन का एकीकरण संभव हो सका। अब स्पेन का यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। अगर आप लोग फर्डिनेंड इसाबेल के विषय में फिर से इस बार इस पीपीटी को आप पढ़ लीजिएगा, एक आध बार और पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, कहानी की तरह है, मस्त है। लेकिन कितना कितना उसने जो है किया, देखिए पहले तो वो छोटी मोटी लड़ाइयां करके ले लिया, ठीक, फिर उसने क्या किया, नहीं रहा गया तो उसने अपनी बेटियों को दांव पे लगा दिया। बेटियां उसकी सुंदर उंदर थी, ऐसा जब आप विस्तृत इसका विश्लेषण पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे मतलब पीएचडी वीएचडी लेवल का पढ़ेंगे, तब आपको इसमें बताया जाएगा कि उसमें बड़े छल वल भी उसमें बताए गए हैं कि उसने बेटियों को दाव पे लगाया। तो फिर क्या क्या बताएं आप लोगों को, मतलब समझ जाइए। और क्या, लेडीज है तो उसका यूज कई तरीके से हो सकता है। तो उन्होंने अपनी बेटियों का यूज किया और राजाओं को जो है मतलब आकर्षित किया और फिर उसके साथ जो है वो शादी वादी करा दिया। तो उससे क्या हो गया, उसका क्षेत्र बढ़ गया। क्षेत्र इतना ही नहीं बढ़ा, बल्कि क्या हो गया कि क्षेत्र बढ़ने के बाद जो है इसके मजबूत हो गए। मजबूत होने के बाद उसने किसी को नहीं तो बल्कि 1512 में जाकर के एक उसने एकीकरण का अंतिम कदम उठाया कि उसने इस फ्रांस पर भी जो है वो हमला कर दिया। और उसका प्रभाव ऐसा रहा कि उसने नवारे पर अपना अधिकार क्षेत्र कर लिया, जो कि फ्रांस का एक हिस्सा था। इस प्रकार क्या हो गया, इसाबेल और फर्डिनेंड ने संयुक्त प्रयासों से, अपने मिलीजुली प्रयास से एक नए स्पेन का एकीकरण संभव कर दिया। अब स्पेन यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो प्राप्त हो गया। तो अब देखते हैं कि फर्डिनेंड व इसाबेल की विदेशी नीतियां क्या थी। फॉरेन पॉलिसी फॉर द फर्डिनेंड एंड इसाबेल। अरे बाप रे, तो फर्डिनेंड और इसाबेल की विदेशी क्या थी। फर्डिनेंड एवं इसाबेल ने यूरोपीय राजनीति में स्पेन के महत्व को स्थापित कर दिया था, किंतु उसे कायम रखना अधिक महत्वपूर्ण था। ऐसा नहीं था कि केवल बस स्थापित कर दिया, राजा मतलब ताकतवर से तरीके से ले लिया, लेकिन उसको अब ये भी था ना कि भैया उसको रख रखाव भी उसका होना चाहिए, कायम भी रहना चाहिए, नहीं तो सामने विद्रोह पैदा हो जाता है। अतः अब स्पेन का ध्यान अपनी विदेशी नीति के ऊपर केंद्रित हुआ। ये सब चीजें चलती रहे, इसके लिए उसने क्या किया, विदेशी नीतियों के ऊपर जो अपना ध्यान केंद्रित किया। तो आप समझ सकते हैं कि फर्डिनेंड एवं इसाबेल ने अपनी विदेशी नीति के मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों की स्थापना की। तो स्पेन बहुत चालाक था, वो लड़ाई झगड़ा पे कम विश्वास करता था, बल्कि वो क्या करता था, व्यापारिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से जो है वो दबाव बनाता था। तो उसने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने क्या किया, फर्डिनेंड एवं इसाबेल ने अपनी विदेशी नीति के मुख्य उद्देश्यों में उसने उपनिवेश का जो है वो स्थापना की। उपनिवेश क्या होता है, अपना निवेश ला करके दूसरी के कंट्री में निवेश कर देना और वहां से इनकम जनरेट करके अपने देश लाना, इसको उपनिवेश कहते हैं। जैसे अमेरिकी कंपनी आकर के यहाँ कोई प्लांट लगा दे और यहाँ से प्लांट कमा करके वहां अमेरिका में पैसा पहुंचाए, उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश की जो है वो स्थापना की। एवं दूसरा क्या किया, फ्रांस को यूरोपीय राजनीति में एकीकरण रखते हुए स्पेन के अंतरराष्ट्रीय महत्व को जो है वो बनाए रखा।
बल्कि जो उसके उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम दोनों का ध्यान औपनिवेशिक विस्तार की ओर आकर्षित हुआ और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप का पता लगाया। फलस्वरूप बृहत्तर स्पेनी साम्राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। अब क्या हुआ, नेपल्स, सिसिली तथा सार्डिनिया ने राज्यों का अपने दावे पर अधिकार कर लिया। ये सब राज्य किसके थे? अमेरिका के थे। इस प्रकार एक और इटली में राजनीति में जहां स्पेनिश का प्रभुत्व छा गया था, वहीं दूसरी ओर भूमध्य सागरीय प्रश्न पर वह वेनिस का प्रबल प्रतिद्वंदी सिद्ध हुआ। कौन? स्पेन। और अपने वादों के प्रति स्पेन कितना जागरूक था, यह इस बात से ही पता चलता है कि जब फ्रांस के शासकों चार्ल्स आठवां एवं लुई 12वीं इटली पर अधिकार करने का प्रयास किया तो स्पेन ने हस्तक्षेप कर फ्रांस को पराजित किया और इटली पर अपने प्रभुत्व को जो है वो बनाए रखा। फर्डिनेंड ने पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड को भी जो है उसने क्या किया, उनके साथ संबंधों को जो है वो मधुर बनाने के लिए शादी विवाह ये सब जो है वो करता रहा है, जिसमें उसने अपनी द्वितीय पुत्री मेरिया का विवाह पुर्तगाल शासक से किया था। ज्येष्ठ पुत्री जुवेना का विवाह जो है शादी जो है वो युवराज फिलिप प्रथम के साथ किया था। कनिष्ठ पुत्री कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा आर्थर के साथ किया था और आर्थर की मृत्यु के बाद एथरीन का विवाह जो अष्टम से किया था। इस विवादों से स्पेन के प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस प्रकार जनसंख्या तथा घरेलू संसाधनों के क्षेत्र में फ्रांस के बराबर जो है वो कोई नहीं था। अब इसमें फ्रांस जो अपना जो है वो दबाव बनाए रखा। ये तब आप लिखेंगे इन बातों को, पीछे तो हमने कहानी की तरह बता दिया था, लेकिन जब आपको ये पूछा जाए कि विदेशी नीतियां उसका क्या थी तो कुछ इस तरीके से आपसे लिखेंगे। बस इसी कारण था आपको बताना, खुद तो किताबी ज्ञान है ये, बस लिखना तो आपको अपने हिसाब से किताबी ज्ञान को मैं पढ़ा रहा हूं। तो फर्डिनेंड और इसाबेल की जो होम पॉलिसीज थी उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो तो इनकी विदेशी नीतियां थी कैसी थी, लेकिन इनकी गृह नीतियां कैसी थी, होम पॉलिसीज कैसी थी। तो फर्डिनेंड और इसाबेल ने स्पेन में एक कुशल और सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की, ये तो कंफर्म है। तो गृह नीति मूलतः दो उद्देश्यों पर आधारित, केंद्रीकृत शासन की स्थापना तथा धार्मिक एकता की स्थापना। केंद्रीकृत शासन का स्थापना के तात्पर्य से यह हो गया कि केंद्र के अंदर कृत शासन, केंद्र के अंदर जो नियम चलाए जाएं उस शासन की जो हो व्यवस्था, और धार्मिक एकता, धर्म के प्रति लोगों की एकता हो, उसकी स्थापना करना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजपद के गौरव को प्रतिष्ठित करना आवश्यक था। बड़े बड़े सामंतों की शक्ति को कम कर दिया गया। कास्टाइल की प्रतिनिधि संस्था के महत्व को भी कम कर दिया गया। सामंतों ने दुर्ग नष्ट कर दिए और अमीरों को मिलने वाली पेंशन तथा अनुदान को जो भी उसने बंद कर दिया। संपूर्ण देश एक जैसी अर्थव्यवस्था को स्थापित की गई। कर सभी वर्गों के समान अनिवार्य कर दिया गया। तो कर का तात्पर्य यहां से आप लोग पीछे समझ रहे होंगे कि जब पीछे थे तो अनाप शनाप तरीके से कर लिए जाते थे, राजा अलग लेता था, सामंत अलग लेता था। लेकिन जब इन दोनों का उस पर देश अपना आजाद हुए, शादी किए, फिर इन लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे नियम बनाए। इन्होंने क्या किया, ये भी किया, अनाप शनाप तरीके से जो कर लिए जाते थे उनको बंद कर दिए। अमीरों को मिलने वाली पेंशन तथा अनुदान को भी इन्होंने बंद कर दिया और संपूर्ण देश में एक जैसी अर्थव्यवस्था को स्थापित कर दिया। कर सभी वर्गों के समान रूप से देना अनिवार्य कर दिया गया। सभी वर्ग को कर मिले कि सभी लोगों को कर जो है वो देना पड़ेगा, यानी कर मतलब सेल टैक्स, इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। व्यापार एवं वाणिज्य को राजकीय संरक्षण जो है प्रदान किया गया और आवागमन के संबंध में वृद्धि की गई। लुटेरे डाकुओं को दमन किया गया। राजकीय शक्ति में वृद्धि कर राजा के पद के समान को बढ़ाया गया और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की गई। परंतु इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि धार्मिक एकता को राजनीतिक एकता का आधार जो है वो बनाया जा सके। चर्च के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के कारण पोप अलेक्जेंडर 6 ने उन्हें कैथोलिक सम्राट की उपाधि से जो है वो विभूषित किया था, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा। और अब दोनों ने स्पेन के चर्च पर पोप शक्ति को सीमित करने के लिए कैथोलिक चर्च को राज्य अंगित कर दिया।
राज्य के धर्म विरोधियों को दंड देने वाले तथा राजपद की गरिमा को प्रदर्शित करने के लिए 1840 ईस्वी में विशिष्ट धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की गई और एग्जीबिशन जो है वो किया, और जो नहीं मानता था तो उसको दंड भी दिया जाता था। एक बात और हुई, अनेक व्यक्तियों को जीवित जलाने के लिए भी इन न्यायालयों ने आदेश दिए 1504 में। एक घटना हो गई उसी बीच, ये सब चल ही रहा था कि मतलब क्रूरता भी किए थे, ऐसा नहीं सब अच्छे किए, क्रूरता भी किए थे। इन्होंने क्या किया था, व्यक्तियों को जीवित जलाने के लिए न्यायालयों ने जो है वो आदेश दिए थे। तभी 1504 में एक घटना होती है कि ईसाबेल की जो है वो मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद 1504 और 1516 तक फर्डिनेंड जो है वो अकेले ही स्पेन पे अपना शासन करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो ईसाबेल की मृत्यु हो जाती है। तो अब मृत्यु के बाद से जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ब्रेक लेंगे, और फिर ब्रेक लेने के बाद जब फिर आप आगे पढ़ेंगे स्पेन का, और स्पेन का जब उत्थान और पतन आप पढ़ेंगे आगे, तब इसके बाद उसका, अभी आप पतन पढ़े हैं, उत्थान पढ़े हैं। उत्थान हुआ, बढ़ा कैसे, इसका क्षेत्र कैसे विकसित हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने किस किस अपनी बेटियों की किस किस देश से राजा से शादी करवाई, फिर फ्रांस पे इन्होंने नोवेरा के ऊपर कैसे अपना हमला बोला, फिर नए नए एग्जीबिशन किए, सभी लोगों के कर को समान किया, जो नहीं माना उसे डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दिया, मृत्युदंड दिया। ये सब हो ही रहा था कि 1504 में अचानक उसकी पत्नी जो है फर्डिनेंड की जो है पत्नी, क्या नाम है, इसाबेल, इसाबेल की मृत्यु हो गई। और फिर 1516 तक फर्डिनेंड ने अकेले ही पूरे स्पेन पे राज्य किया। ये एक भाग था। दूसरे भाग में हम इसका पतन देखेंगे, ये उसके उत्थान का भाग। तो नोट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो ये हैं कि फर्डिनेंड एवं इसाबेल के संयुक्त प्रशासन के विषय में विद्वानों में मिश्रित प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर होती रही है। कि आलोचकों का मानना है कि दोनों का वैवाहिक संबंध जो था, जो दोनों का शादीशुदा जो संबंध था, वो व्यक्तिगत एकीकरण के अलावा कुछ नहीं था। वो कहते हैं कि जो कोई कुछ करता है तो उसके पीछे आलोचना तो होती ही है, तो करते हैं कि वह एक व्यक्तिगत एकीकरण के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि अरागान एवं कैस्टाइल दोनों राज्यों की आर्थिक व्यवस्थाएं एवं विधि विधान एक दूसरे के नितांत जो है वो भिन्न थे। अतः बाद में आने वाले स्पेन के शासकों को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, और ग्रेनाडा के मुस्लिम मूरों के विरुद्ध संघर्ष एवं एग्जीबिशन नामक न्यायालयों ने धार्मिक सहिष्णुता को जन्म दिया, और साथ ही कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य को एक गहरा आघात जो है वो पहुंचाया। तो इतना लंबा चौड़ा आपको समझने का जरूरत नहीं है, बस ये समझने का है कि दोनों राज्यों की विदेशी नीति एक हो गई, और स्पेन के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान पद प्राप्त हो गया, और दोनों की नीति ने स्पेन को इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि 16वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य राज्य स्पेन को भय, सम्मान और आशंका की दृष्टि से वो जो है वो देखने लगे। बस इसमें कुछ और है ही नहीं। इसमें से एक नाम आता है वार्नर मार्टिन म्योर के शब्दों में, कि अगर वार्नर मार्टिन म्योर के शब्दों में अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग के आगमन के साथ अचानक ही स्पेन एक कमजोर और विसंकृत देश के साथ एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा, और स्पेन को इतना शक्तिशाली देश बनाने का श्रेय वहां के शासक फर्डिनेंड एवं रानी इसाबेल को जाता है। आज के अध्याय में बस इतना ही था। पूरे से अगर अच्छे से आप लोग फर्डिनेंड और इसाबेल को पढ़ लें तो मेरे ख्याल से स्पेन की पूरी स्थिति को आप भले अच्छे से जो है वो समझ जाएंगे। ये